डियर स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस डिमांड। देखो बेटा, एक्सेस मीन्स ज्यादा, किसी चीज का ज्यादा होना। तो एक्सेस डिमांड कब होगा? जब इकोनॉमी के अंदर एग्रीगेट डिमांड क्या है, ज्यादा है एग्रीगेट सप्लाई से। मीन्स कि फुल एम्प्लॉयमेंट के लिए जितने लोगों को जॉब्स मिलनी चाहिए, जितनी डिमांड होनी चाहिए गुड्स और सर्विसेज की, उससे भी डिमांड ज्यादा है। तो केंज कहते थे, इकोनॉमिस्ट प्रोफेसर केंज, कि एग्रीगेट डिमांड इज एक्सेस व्हेन इट इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई। इस कंसेप्ट को हम डायग्राम से अच्छे से समझेंगे, कोशिश करेंगे समझने की। देखो बेटा, ये डायग्राम क्या शो कर रहा है? एक्स एक्सिस शोज कर रहा है हमारा इनकम, आउटपुट और जीडीपी या एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि केंज इन तीनों चीजों को इक्वल मानता है। और हमारा वाई एक्सिस क्या शो कर रहा है? देश में कुल मिला के इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड। सो एग्रीगेट डिमांड करो अपवर्ड स्लोपिंग है, आपको पता है। एक एग्रीगेट डिमांड फुल एम्प्लॉयमेंट वाला है, एक प्लान्ड है। प्लान्ड वाला ऊपर है, फुल एम्प्लॉयमेंट वाला नीचे है। और एग्रीगेट सप्लाई क्या है? ये ओ वाई, जो 45 डिग्री के एंगल पे एग्रीगेट सप्लाई है। अब आप समझिए बेटा कि यहाँ पे सिचुएशन क्या है। हमारे पास होनी चाहिए फुल एम्प्लॉयमेंट के लिए ये वाली एग्रीगेट डिमांड, ये एग्रीगेट डिमांड होनी चाहिए, बट रियलिटी में एग्रीगेट डिमांड उससे ज्यादा है। जब डिमांड ज्यादा, मतलब इक्विलिब्रियम, यहाँ हमें इस एग्रीगेट डिमांड पर यहाँ पर इक्विलिब्रियम चाहिए, नीचे चाहिए, क्योंकि जहां डिमांड और सप्लाई मिलते हैं वहीं इक्विलिब्रियम है। बट हो कहाँ रहा है इक्विलिब्रियम? यहाँ पे। मतलब कंट्री में इतनी डिमांड ज्यादा है। कितनी डिमांड? इसका नाम आप रख सकते हैं ई एफ। सो ई एफ यहाँ सिचुएशन क्या हुई? एक्सेस डिमांड की। इसको आप अच्छे से दिमाग में डाल लीजिए। डिमांड करव वही है, बस अंडरस्टैंड ये करना है आपने कि जब फुल एम्प्लॉयमेंट की लाइन नीचे है और उससे प्लान्ड ऊपर है, तब वो सिचुएशन बनेगी एक्सेस डिमांड की। आगे हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे। कॉजेस ऑफ एक्सेस एग्रीगेट डिमांड। जब हमारी एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है तब उसके क्या क्या कॉजेस हैं? बेसिक कॉजेस होता है उसका, हमारा कॉज है इंक्रीज इन प्राइवेट कंजम्पशन। प्राइवेट कंजम्पशन मतलब सी। अब देखिए, ये सारे उससे अपोजिट हैं डेफिशिएंट डिमांड वाले से। इसमें कंजम्पशन ज्यादा है, क्यों? क्योंकि प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ज्यादा है और प्रोपेंसिटी टू सेव कम है, सेविंग कम करते हैं। इन इंडिया प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हैज टेंडेंसी टू राइज, बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हाई डिग्री ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट है। लोग एक दूसरे को देखकर वैसी चीज लेने की कोशिश करते हैं। पुअर लोग हैं बट वो ज्यादा पैसा जो कमाते हैं वो सारा स्पेंड करने की कोशिश करते हैं, थोड़े अमीर पड़ोसी की नकल करने की कोशिश करते हैं। हम लोग भी सब ऐसे ही करते हैं, तो जिसकी वजह से डिमांड ज्यादा है। नेक्स्ट है इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। आई ज्यादा है। आई ज्यादा मीन्स जब बुलिश टाइम होएगा, बिजनेस के एक्सपेक्टेशन ज्यादा होंगी, तब भी एग्रीगेट डिमांड ज्यादा हो सकती है। या जब जी ज्यादा हो। जी क्या है? इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, मतलब जब गवर्नमेंट खर्चा ज्यादा करे वेलफेयर पर, कोई भी ऐसे प्रोजेक्ट लगाए जिससे कि एक्सपेंडिचर बढ़े। या क्या हो? इंक्रीज इन एन एक्सपोर्ट ऑनरिंग टू लोअर डोमेस्टिक प्राइस इन रिलेशन टू इंटरनेशनल प्राइस। जब आपके एक्सपोर्ट ज्यादा हैं, क्योंकि आपका प्रोडक्ट सस्ता है, मान लो फॉरेन कंट्री खरीद रही है, तब भी आपकी एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी। परंतु क्या है? इंपोर्ट कम है। आप फॉरेन से गुड्स सपोज आप कम मंगवा रहे हो, तो आप फॉरेन से कम मंगा रहे हो तो अपने देश की डिमांड ज्यादा कर रहे हो, तो ये भी एक एग्रीगेट डिमांड बढ़ने का कारण है। या कट इन टैक्सेशन रेट। अगर देखो बेटा, आपकी इनकम टैक्स पे रेट कट हो जाता है, मतलब इनकम टैक्स आपको कम देना पड़ रहा है, तो इसकी वजह से क्या होगा? आपकी खर्च करने वाली इनकम, डिस्पोजेबल इनकम क्या हो जाएगी? आपके पास बढ़ जाएगी। इसको ऐसे समझे, जैसे मेरी इनकम 10,000 है, उस 10,000 की इनकम पे मैं 10% टैक्स दे रही हूँ। अब सरकार ने क्या करा? टैक्स रेट 5% कर दिया। पहले मुझे 1,000 टैक्स देना था, अब सिर्फ 500 टैक्स देना है। तो मेरे पास पहले 9,000 खर्च करने के लिए बचते थे, अब 9,500, 9,500। मेरी इनकम बढ़ गई ना। जो मेरी इनकम बढ़ी है 500, मैं उससे क्या करूंगी? एग्रीगेट डिमांड कुछ खरीदूंगी मार्केट में। तो ये सारे कॉजेस हैं एग्रीगेट डिमांड के। अब इससे होगा क्या? मतलब कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एक्सेस डिमांड। एग्रीगेट डिमांड का पहला परिणाम क्या निकलता है? इन्फ्लेशनरी गैप, मतलब इन्फ्लेशन आ जाता है, प्राइसेस बढ़ जाते हैं। इन्फ्लेशन कैसे आएगा? एक्सेस डिमांड की वजह से प्रेशर ऑफ द डिमांड ऑफ एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज,
रिसोर्सेज तो उतने ही है हमारे पास, बस उस पर प्रेशर बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगी। मान लो लैंड है, लेबर है, कुछ भी है, वो चीजें नहीं बढ़ती, चीजें उतनी है, केवल डिमांड बढ़ी है, जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, जनरल प्राइस लेवल बढ़ जाएगा। देखो बेटा, अगर हमारी लेबर हमें महंगा मिले तो चीज बन के जो तैयार होगी वो भी तो महंगी बनेगी, तो जनरल प्राइस लेवल बढ़ जाएगा, बट आउटपुट क्या रहेगा, रिमेन्स कांस्टेंट रहेगा। कुल मिला के कीमतें बढ़ेंगी, रोजगार नहीं बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं होगा। नेक्स्ट है हमारा मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेशनरी गैप, कि हम इसको मेजर कैसे करेंगे। बेटा वही मेजर करने का तरीका है कि इक्विलिब्रियम है एफ पर, और ई पॉइंट पे क्या है हमारा, ये जो ज्यादा डिमांड है, मतलब एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई इस पॉइंट पे मिल रहे हैं, बट डिमांड ज्यादा है, मतलब फुल एम्प्लॉयमेंट के लिए तो डिमांड हमें इतनी ही चाहिए, बट इतनी डिमांड जो ज्यादा है वो जहां पे मिलेगी वो हमारा क्या है, इन्फ्लेशनरी गैप। मतलब ये प्राइजेस को बढ़ाता है ओनली, बट आउटपुट इससे नहीं बढ़ता। देखो बेटा, आउटपुट तो उतने का उतना ही है, ओएल लेबर को ही आउटपुट मिल रहा है, क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट ऑलरेडी हो चुकी है। जब सबको ही रोजगार मिल गया, सारे ही काम कर रहे हैं, सारे रिसोर्सेज ही फुल हैं, तो क्या बढ़ेगी, ओनली कीमतें ही बढ़ेंगी, प्राइजेस ही बढ़ेंगी। और जीडीपी क्या रहेगा, जीडीपी स्टैटिक रहेगा, इवन व्हेन द लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड इज हायर देन फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। कहते द लेवल ऑफ द जीडीपी डज नॉट राइज, मतलब स्टैटिक जीडीपी हो जाता है, देश में उत्पादन नहीं बढ़ता। केवल किस पे प्रेशर पड़ता है, क्योंकि सारे रिसोर्सेज हमारे फुल्ली एम्प्लॉयड हैं, कोई एक्सेस कैपेसिटी नहीं है, कोई लेबर ही नहीं है हमारे पास एक्स्ट्रा। जब सारे बंदे काम पर लगे हुए हैं तो क्या बढ़ेगा, ओनली इससे प्राइजेस ही बढ़ेंगे। नेक्स्ट है कि इससे कोई और प्रॉब्लम आती है, एक्सेस डिमांड एंड वेज प्राइस स्पाइरल। वेज प्राइस क्या है कि हम ऐसे जाल में फंस जाते हैं एक्सेस डिमांड की वजह से, जिससे वेज प्राइस स्पाइरल क्रिएट होता है। इट इज अ सिचुएशन, वो सिचुएशन है व्हेन वेजेस कैच प्राइजेस एंड प्राइजेस कैच वेजेस। इसका मतलब आप ध्यान से समझिए, इससे हाइपर इन्फ्लेशन आता है, क्योंकि वर्कर सोचते हैं कि हमें तो वेजेस कम दे रहे हैं और इतने महंगे महंगे प्रोडक्ट बेचते हैं, वो स्ट्राइक करके ज्यादा प्राइस लेना चाहते हैं। जब वो अपने वेज रेट बढ़ाते हैं तो वेज रेट बढ़ गए उनकी, मान लो एक वर्कर को 500 रुपए पर डे मिलता था, अब 500 की बजाय 700 मिलने लग गया, तो अल्टीमेटली प्रोड्यूसर ने जो वेजेस ज्यादा दी है वो कहाँ से निकालेगा, वो प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ाएगा। तो ऐसे ही एक दूसरे से क्या है, महंगाई बढ़ेगी तो वेज प्राइस स्पाइरल चढ़ता रहेगा, मतलब एक चक्र में फंस जाएंगे ये। नेक्स्ट देखो बेटा, इस पॉइंट को अच्छे से क्लियर करना जरूरी है, क्योंकि जब वेजेस बढ़ते हैं बेटा तो प्राइस लेवल बढ़ता है, प्राइस लेवल बढ़ता है तो कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ता है, उनको महंगा पड़ता है, और जब कॉस्ट ऑफ लिविंग महंगा है फिर वो वेजेस बढ़ाने की डिमांड करेंगे, मतलब महंगाई से फिर महंगाई बढ़ती है। नेक्स्ट हमारा लॉस ऑफ प्रॉफिट। देखो बेटा, लॉस ऑफ प्रॉफिट क्यों होगा, बिकॉज प्रोड्यूसर आर नॉट एबल टू राइज देयर सरप्लस, मतलब सिंपल वर्ड्स में देयर इज एन लॉस ऑफ प्रॉफिट टू ऑनरिंग टू अनफुलफिल्ड डिमांड इन द इकोनॉमी। डिमांड तो है, एग्रीगेट डिमांड तो ज्यादा है, बट उनके रिसोर्सेज तो फुल एम्प्लॉयड है, उनके पास तो कोई एक्स्ट्रा रिसोर्सेज है नहीं, मतलब वो चाहते हैं कि गुड्स ज्यादा बना के बेचें, बट वो और ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर पा रही, इसीलिए उनको लॉस ऑफ प्रॉफिट होता है। अब बहुत बार ये क्वेश्चन आ जाता है बेटा, इन्फ्लेशनरी गैप और डिफ्लेशनरी गैप में डिफरेंस। अब इसको कैसे समझेंगे, इन्फ्लेशनरी मींस प्राइस का बढ़ना, डिफ्लेशनरी मींस प्राइस का कम होना। पहले तो ये क्लियर कर लो सिंपल। तो ये कब होगा, इन्फ्लेशन कब होगा, जब एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है, किससे, एग्रीगेट सप्लाई से। इन्फ्लेशन तो तभी होगा ना जब खरीदने वाले लोग ज्यादा हैं, कोरस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, मतलब ऐसा लेवल जिसमें सब लोगों को रोजगार मिल जाए, सबको एम्प्लॉयमेंट मिल जाए और फिर भी डिमांड ज्यादा हो। डिफ्लेशनरी गैप कब होगा, जब एग्रीगेट डिमांड कम है, किससे, एग्रीगेट सप्लाई से, कोरस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। ये लाइन अपनी जरूर लिखनी है। अब है इन्फ्लेशनरी में, लेवल ऑफ आउटपुट इज कांस्टेंट एट फुल एम्प्लॉयमेंट। आउटपुट का लेवल कांस्टेंट रहेगा, आउटपुट नहीं बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ेगा, जीडीपी नहीं बढ़ेगी। लेवल ऑफ आउटपुट इज लेस देन द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, इससे फुल एम्प्लॉयमेंट से आउटपुट कम है। देयर इज नो
अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। इन्फ्लेशनरी से कोई भी अनएम्प्लॉयमेंट या अंडर एम्प्लॉयमेंट नहीं होती, बट डिफ्लेशनरी से क्या होता है, अंडर एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन बनी रहती है, क्योंकि प्रोडक्ट्स बने पड़े हैं, कोई खरीदने वाला नहीं है। तो जब खरीदने वाले नहीं होते तो फैक्ट्रियों से एम्प्लॉयज को हटा दिया जाता है, तो क्या प्रॉब्लम आ जाती है, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम आ जाती है। इन्फ्लेशनरी में समझे, इट लीड्स टू इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन मीन्स जनरल प्राइस लेवल बढ़ता है, मैंने पहले बात बता दी। इससे क्या होगा, इट लीड्स टू डिफ्लेशन। डिफ्लेशन मीन्स जनरल प्राइस लेवल क्या होता है, कम होता है। एंड इन्फ्लेशनरी में गैप में एक और बात आ गई, इट लीड्स टू क्या आता है, वेज प्राइस स्पाइरल। हमने समझा है वेज प्राइस का एक चक्कर चलता रहता है, मतलब एक दूसरे को ही पकड़ते रह जाते हैं। एंड इट लीड्स टू लोअर लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम ट्रैप। हम इक्विलिब्रियम ट्रैप में फंस जाते हैं, लोअर लेवल मतलब ऐसे चक्कर में फंस जाते हैं जहां पर कि मंदी से मंदी और फिर और मंदी, घोर मंदी में चले जाते हैं। ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच।